हेलो माय डियर क्लास 12th स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैंटीज क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे सैम्पल पेपर 5। ये पॉलिटिकल साइंस का रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके एमसीक्यू सेक्शन से। यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस। तो आपको उसको सीक्वेंस में लगाना है। तो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये 1972 में हुआ था। जनरल असेंबली स्पेशल सेशन ऑन द एनवायरनमेंट, ये 97 में हुई थी। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये 1992 में हुआ था। एंड ये लास्ट में ये आ जाएगा। तो यानी आपका आंसर जो है वो 2 4 3 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 4 3 and 1। आंसर ए इज करेक्ट। देन सेकंड क्वेश्चन पे मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पे इनकरेक्ट के बारे में आपको बताना है। अबाउट द नेहरू विजन फॉर इंडिया इन द वर्ल्ड। तो नेहरू के विजन के हिसाब से बताना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है ही एनविसेज्ड अ मेजॉरिटी रोल फॉर इंडिया ओनली इन यूरोपियन अफेयर्स, ये पहला ही गलत है। यानी इनकरेक्ट सेंटेंस जो है आपका पहला ही हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो चाहते थे या वो सोचते थे कि भाई हम यूरोपियन अफेयर्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहें या अमेरिकन अफेयर्स में रहें। वो किसी के साथ मर्ज नहीं होना चाहते थे। तो ये यहाँ पे पहला ही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, देन थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। स्टेटमेंट 1 और 2 यहाँ पे दे रखे हैं, तो करेक्ट आपको बताना है। द रिच पीजेंट एंड द लार्ज लैंड होल्डर्स वर द मेजर बेनिफिशियरीज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। बिल्कुल सही बात है। ग्रीन रेवोल्यूशन में जो कुछ ड्रॉबैक्स थे ना, उसका यही था कि रिच पीजेंट जो थे या लार्ज लैंड होल्डर्स थे, वो बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे थे उस चीज का। सेकेंड, द ग्रीन रेवोल्यूशन डिलीवर्ड ओनली अ मॉडरेट एग्रीकल्चरल ग्रोथ। ये भी बिल्कुल सही बात है। दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? पहला वाला, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स रिजाइन फ्रॉम द पोजीशन रेलवे मिनिस्टर एक्सेप्टिंग मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ मेजर रेलवे एक्सीडेंट। तो मतलब किस लीडर ने रिजाइन किया था? रेलवे में बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स वगैरह हो रहे थे, वो रेलवे मिनिस्टर थे उस समय। तो ये थे लाल बहादुर शास्त्री जी। उसके बाद नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। तो आपको क्या है, इनका हेडक्वार्टर्स बताना है। तो पहला बोल रहा है यूनेस्को, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है आपका पेरिस में। उसके बाद यूनिसेफ, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में। आईएमएफ का हेडक्वार्टर है आपका वॉशिंगटन डीसी। आईएमएफ हो चाहे वर्ल्ड बैंक हो, दोनों का ही हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। एंड डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है जिनेवा में। ओके, तो आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। 4 3 2 1 आंसर। देन सिक्स है व्हाट आर द मेन कॉजेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के मेन कॉजेस क्या है स्टूडेंट? डिफॉरेस्टेशन है भाई। इंक्रीज्ड यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ये भी बिल्कुल है। इंक्रीज इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, बिल्कुल है। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज जिम्मेदार हैं ग्लोबल वार्मिंग के। अच्छा, मुझे कमेंट में बताना कि ग्लोबल वार्मिंग मतलब जो कौन सी गैस से सबसे ज्यादा होता है, मतलब कौन सी गैस की तादाद ज्यादा हो जाती है तब ग्लोबल वार्मिंग होता है। ठीक है, उसके नेक्स्ट है सेवेंथ क्वेश्चन देखेंगे। आफ्टर क्विटिंग एक्टिव पॉलिटिक्स जयप्रकाश नारायण बिकेम इन्वॉल्व इन विच मूवमेंट। तो जयप्रकाश नारायण जो है ये कौन सी मूवमेंट में एक्टिव होते हैं? तो ये है स्टूडेंट आपका भूदान मूवमेंट। एट्थ है हाउ मच इज द टेन्योर ऑफ जजेस इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो कितने इयर्स का टेन्योर रहता है जजेस का? तो यहाँ पे रहता है स्टूडेंट 9 इयर्स। देन व्हाई डिड पाकिस्तानी लीडर बिलीव दैट कश्मीर बिलोंग टू पाकिस्तान। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि भाई पाकिस्तान को ऐसा क्यों लगता था कि कश्मीर जो है हमारा हिस्सा होना चाहिए। या थोड़ा ये पीडीएफ में दिक्कत है, पर आपको मैं समझा देती हूँ। द रीजन वॉज जोग्राफिकली क्लोजर टू द पाकिस्तान। क्या जो जम्मू कश्मीर है क्या वो पाकिस्तान के क्लोज है, इसीलिए वो चाहते हैं कि हमारे में मर्ज हो जाए। या दूसरा जो है महाराजा हरि सिंह जो है वो प्रो पाकिस्तानी थे। या तीसरा जो है देयर वाज अ ट्रीटी बिटवीन द पाकिस्तान एंड जम्मू एंड कश्मीर। या मेजोरिटी पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट वाज मुस्लिम। मेन कारण था जो मेजोरिटी है ना पॉपुलेशन की जम्मू कश्मीर में वो मुस्लिम है, तो इसीलिए वो अपना मानते हैं उसको। ठीक है, लेकिन भाई ऐसे मानने से तो ना हो जाता है, हमारे देश में बहुत मुस्लिम्स हैं। उसके नेक्स्ट है इन द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पे हम देखेंगे असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। The first 5-year plan addressed mainly and the agrarian sector, including the investment in dams and irrigation.
रीजन बोल रहा है इसका, एग्रीकल्चर सेक्टर वाज हिट हार्डेस्ट बाय पार्टीशंस एंड नीडेड अर्जेंट अटेंशन। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है स्टूडेंट, और आर भी इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन बता रहा है। ठीक है, तो आंसर डाल दोगे आप क्या, 10th का आंसर हो जाएगा ए। 11th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द क्रिएशन ऑफ द स्टेट्स। तो जो नए स्टेट्स बन रहे थे उससे रिलेटेड यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे नागालैंड स्टेट वाज क्रिएटेड इन 1963, सही है भाई ये तो। मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय वाज क्रिएटेड इन 1972। अच्छा, ये तीनों जो है कौन से स्टेट से अलग हुए हैं, मुझे इसका आंसर कीजिए। सी है, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश बिकम सेपरेट स्टेट इन 1987। तो ये भी बिल्कुल सही है, नन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें से कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, उसके बाद 12th क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एंड राइट द इनकरेक्ट पेयर। तो इसमें भी आपको इनकरेक्ट पेयर बताना है। तो पहला बोल रहा है सोशलिस्ट पार्टी जो है वो आचार्य नरेंद्र देव, ये क्या इनकरेक्ट है, ये तो सही है, सोशलिस्ट पार्टी के लीडर थे वो। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ए के गोपालन, ये भी सही है। भारतीय जनसंघ श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये भी सही है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जगजीवन राम, ये यहाँ पे डाउट है, ये इसका सही नहीं है, आप मुझे इसका आंसर कीजिएगा। ठीक है, क्या आंसर इसका बनेगा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का। चलो स्टूडेंट्स, अब मूव करते हैं सेक्शन बी पर। पहला बोल रहा है, व्हाट वर द मेन रीजन बिहाइंड द स्प्लिट ऑफ द कांग्रेस। तो कांग्रेस के टूटने के आपको कुछ 2 पॉइंट बताने हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ था। तो सबसे मेन चीज है कि कांग्रेस ओ बन गई थी और कांग्रेस आर बन गई थी। जो ओल्ड पार्टी थी, जो सिंडिकेट पार्टी थी, उसके हेड थे मोरारजी देसाई, और जो आर पार्टी थी, रिकॉग्नाइजेशन पार्टी, उसकी हेड थी इंदिरा गांधी। दोनों के ही यहाँ पे क्या है, मतभेद बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। ठीक है, तो इसीलिए स्प्लिट हो गई ये 2 हिस्सों में। उसके बाद 14 क्वेश्चन है, मेंशन द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय द यूरोप आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसे क्या मेजर चेंजेस हुए जो यूरोप ने फेस करे थे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है यूरोप की बहुत बुरी हालत हो गई थी, बहुत ज़्यादा इनका इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन हो चुका था। ठीक है, ये सब डाल देना। उसका 15th क्वेश्चन है, व्हेन एंड व्हाई डिड कांग्रेस फेस चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन सेकेंड टाइम। तो यहाँ पे कैसे चैलेंजेस फेस करती है कांग्रेस जो है, क्योंकि देखो पहले तो जवाहरलाल नेहरू थे, उनकी डेथ हो गई, फिर लाल बहादुर शास्त्री को बनाया गया, उनकी भी डेथ हो गई। फिर उसके बाद जो है इंदिरा गांधी को बनाया जाता है भैया। पहले तो मोरारजी देसाई को वो सोच रहे थे बनाने के लिए, लेकिन मोरारजी देसाई नहीं बनते हैं, वो सोचते हैं कि हम इनको बना देते हैं और उसके हिसाब से देश को चलाएंगे। लेकिन मोरारजी देसाई जो है, क्योंकि उस समय पे वो बॉम्बे के चीफ मिनिस्टर होते हैं, तो इसीलिए क्या है, फिर इंदिरा गांधी को बना दिया जाता है, और इंदिरा गांधी जो है वो बिल्कुल भी इनके अंडर में काम नहीं करती हैं, अपनी मर्जी से करती हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एनवायरमेंटल मूवमेंट्स। तो ये आपको बताना है एनवायरमेंटल मूवमेंट के बारे में, भाई ये क्यों जरूरी है ग्लोबल कंसर्न के लिए। ठीक है, तो इसमें बताना है कि भाई किस तरीके से डिग्रेडेशन हो रहा है, हमारे कैसे पॉल्यूशन जो है वो अफेक्ट कर रही है चीज़ों को, एयर को, वाटर को, सॉइल को, है ना, जिसकी वजह से क्या दिक्कतें आ रही है, हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को। ऐसे करके आप इसके फीचर्स डाल देना। देन व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम्स ऑफ द रियो समिट। तो रियो समिट के मेजर आउटकम्स इसमें क्या निकल के आते हैं। तो जो समिट है ये 1992 में स्टार्ट होता है स्टूडेंट, और इसमें एजेंडा 21 करके एक चीज़ को इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसके बारे में बताया जाता है कि भाई कैसे कैसे हम एजेंडा बना सकते हैं। देन 18 क्वेश्चन है, द असम मूवमेंट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कल्चरल प्राइड एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, एक्सप्लेन। तो जो असम मूवमेंट है उसके बारे में पूछे, तो असम जो 1979 से 1985 तक चला था, यहाँ पे जो नेटिव आसामी पॉपुलेशन थी ना, उनके अगेंस्ट में यहाँ पे मतलब वो लोग कर रहे थे इस चीज को। ठीक है, और अपने कल्चर को बचाना चाहते थे ये लोग, है ना, ऐसे करके डाल देना, क्योंकि बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे इमिग्रेशन हो रहा था इनके कंट्री में, बहुत बांग्लादेशी इनके देश में मतलब इनके स्टेट में घुस आए थे, जिसकी वजह से इनके स्टेट में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक बैकवर्डनेस हो जाती है। तो उसी को ये डेवलप करने के लिए ऐसे प्रोटेस्ट करते हैं, भाई करना भी चाहिए, इनके पूरा ऐसे इस तरीके से माइग्रेशन होगा तो फिर सारे रिसोर्सेज इनके खत्म हो जाएंगे। देन सेक्शन सी देखेंगे, एक्सप्लेन एनी 2 कॉजेज विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ आसियान। तो आसियान को बनाने के पीछे क्या कारण था, और आसियान को स्टार्टिंग में 5
देशों ने मिलके बनाया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, है ना, और किस तरीके से आज की डेट में ये 10 कंट्री मिल चुके हैं। देन 20th क्वेश्चन देखेंगे, द आसाम मूवमेंट इन 1979 to 1985 इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट द आउटसाइडर्स, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद द आर्ग्यूमेंट। तो ये मैंने अभी जस्ट आपको बताया भाई, बहुत ज्यादा गरीबी फैला रहे थे, बेरोजगारी फैला रहे थे और आसाम के अंदर, क्योंकि वैसे ही यहाँ पे रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा कमी है, ऊपर से आप लोग ऑल ऐड हो जाएंगे बाकी के बाहर के आए हुए जो लोग हैं, तो फिर इधर इधर के लोग जो है वो बेरोजगार और गरीब तो होंगे ही, ठीक है। तो इसी वजह से ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। Coalition government proved to be a boon for democracy in India. Support this statement with the help of most suitable example. तो यहाँ पे आपको बताना है इसके बारे में, coalition government के बारे में, कि किस तरीके से ये प्रूफ किस तरीके से डेमोक्रेसी के लिए लाभदायक है कि नहीं है, इस स्टेटमेंट को आपको सपोर्ट करना है, ठीक है। तो कोलिशन गवर्नमेंट जो होती है ये तभी बनती है जब एक पार्टी जो है स्टैंड नहीं कर पाती है, अपनी गवर्नमेंट नहीं बना पाती है मेजोरिटी में, तो इस वजह से ये दिक्कतें आती हैं। लेकिन एक चीज़ और है, इसके डीमेरिट ये है कि भाई अलग अलग आइडियाज़ के लोग जब कोलाइड होते हैं, किसी की नहीं बनती है, ठीक है, क्योंकि कलेक्टिव आइडेंटिटी इन लोगों को दिखानी पड़ती है लेकिन बनती नहीं है किसी की भी, तो ये ऐसे है। उसके बाद चलो नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन एनी टू इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताना है, आज की डेट में जो भी चीजें हो रही हैं सब ग्लोबलाइजेशन का ही नतीजा। आप पिज्जा बर्गर मोमोज जो खा रहे हो ये भी ग्लोबलाइज्ड वे में ही आए हैं आपके पास। आप सपोज करो अमेरिका का बंदा डोसा खा रहा है और आप बर्गर खा रहे हो, ये भी ग्लोबलाइजेशन है। आप जींस पैंट पहन रहे हो, रशियन जो है साड़ियां पहन रही हैं, वो भी एक ग्लोबलाइजेशन का ही पार्ट है। तो इस तरीके से ना ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट करता है आपके कल्चर पे, आपके कंट्री के कल्चर पर, ठीक है ना। किस तरीके से हम वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा प्रायोरिटी देने लगे हैं और वो लोग भक्ति पे उतर आए हैं, ऐसे करके। चलो आगे देखते हैं, हाउ कैन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन कल्चर बी बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इसमें आप नेगेटिव और पॉजिटिव अच्छे से डाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये देखो पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि शेयरिंग होती है, हमें भी पूरे वर्ल्ड वाइड एक दूसरे से पता लगता है, पावरफुल सोसाइटी बनती है, ठीक है, हम पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग रहते हैं। लेकिन इसका डेंजरस पार्ट ये है स्टूडेंट कि हम अपनी ह्यूमैनिटी को भूल जाते हैं, अपने कल्चर को भूल जाते हैं। बहुत कम ऐसे कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड हो चुके हैं और अपने कल्चर को मेंटेन करे हुए हैं, ठीक है। इससे हमारा कल्चर बहुत श्रिंक हो जाता है, तो ये सब आप डाल सकते हो नेगेटिव पॉजिटिव में। देन नेक्स्ट है, डिस्क्राइब एनी 4 फीचर्स ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ भारतीय जनसंघ। तो भारतीय जनसंघ के बारे में आपको डालना है कि भाई इनकी क्या आइडियोलॉजी रही है। तो भाई मेन तो यही है कि ये आरएसएस से निकली है एक तरीके से, ठीक है, और आरएसएस जो है वो पूरी तरीके से हिंदुत्व को मानती है। और हिंदू महासभा जो है ये आरएसएस से पहले जो है हिंदू महासभा, और हिंदू महासभा भी इसमें अपना किरदार निभाती है, ऐसे करके डाल देना। उसके बाद क्या है, जो ये पार्टी है ये अखंड भारत बनाना चाहती थी, और इसके जो हेड रहते हैं क्या कहते हैं भारतीय जनसंघ के, वो ये क्या नाम है इनका, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहते हैं, जिन्होंने अखंड भारत की थियरी दी थी कि भाई इंडिया पाकिस्तान को यूनाइट कर दो, रीयूनियन कर दो, है ना, ये सब करे, ऐसा कभी हो नहीं पाया। द नेक्स्ट है, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया एक ऐसे इंडियन पॉलिटिक्स में एक ऐसे फिगर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया है सोशलिस्ट लीडर के तौर पर, बहुत अच्छे थिंकर भी रहे हैं ये। तो ये लोकसभा के मेंबर भी रहे थे 1963 से लेके 67 तक, और इन्होंने जो मैगजीन निकाली थी मैनकाइंड एंड द जन ऐसे करके। लोहिया जो है ये एक ओरिजिनल कंट्रीब्यूटर रहे हैं नॉन यूरोपियन सोशलिस्ट थ्योरी के अंदर, ऐसे करके डाल देना इसमें, है ना। इसकी पीडीएफ में इसके आंसर्स दिए हुए हैं, आप देख लेना, ठीक है। इन्होंने नॉन कांग्रेसिज्म की भी थ्योरी दी थी। देन नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे आ जाते हैं स्टूडेंट आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको इस सोर्स को पढ़ना है, और ये क्या पूछा है, इन द अबाव पैसेज व्हाट डज हिस्टोरिकल बफर मीन्स। तो हिस्टोरिकल बफर जो है ये किस चीज को बोलेंगे, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, कंट्री लाइंग बिटवीन द टू राइवल और द पोटेंशियली हॉस्टाइल पावर, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हिस्टोरिकल बफर। उसके बाद नेक्स्ट है, वाई डिड नॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपोज द एनेक्सेशन ऑफ तिब्बत बाय चाइना। तो क्यों नहीं कर पाई थी इंडिया जो है अपोज, क्योंकि एज इट बिलीव दैट इट इज अ इंटरनल मैटर ऑफ, भाई यहाँ पे जो पंचशील ट्रीटी साइन हुई थी ना उसमें ये सब चीजें थी
कि हम किसी मतलब चाइना के किसी भी इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। दूसरा है चाइना अश्योर्ड इंडिया दैट तिब्बत विल बी गिवन ग्रेट ऑटोनॉमी। तो ये दोनों ही मैटर्स जिम्मेदार थे, ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। देन इसका थर्ड क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द सम ऑफ द ग्रीवियंसेस ऑफ तिब्बतियन रिगार्डिंग चाइनीज पॉलिसीज इन द तिब्बत। तो जो तिब्बतियन थे ये अपोज कर रहे थे चाइनीज लोगों को कि भाई हमें नहीं मिलना है, तुम्हारे साथ नहीं रहना है, लेकिन चाइना जो है वो जबरदस्ती उनकी टेरिटरी को कब्जा लेता है। तो इसी वजह से वहाँ पे जो उनका दलाई लामा होता है उस समय पे उम्र में छोटा होता है जवाहरलाल नेहरू से जब वो मिलता है। तो ये सब इसके आंसर्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 25th का। यहाँ पे ये आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे हैं। तो पहला बोल रहा है एन इम्पोर्टेंट कंट्री बट इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है लेकिन साउथ एशिया का पार्ट नहीं है। तो भैया ये तो बहुत ही बड़ा कंट्री भी है एशिया का, ये है चाइना। देन नेक्स्ट है द कंट्री हैज अ सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो किसमें है डेमोक्रेटिक सिस्टम, वैसे तो इंडिया में भी है लेकिन यहाँ पे मार्किंग के हिसाब से आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पे मार्किंग किसमें दे रखी है, आपका श्रीलंका में दे रखी है। तो यहाँ पे क्योंकि देखो नेपाल में दे रखी है, चाइना में दे रखी है, बांग्लादेश में दे रखी है, इंडिया में तो है ही नहीं, तो इसीलिए इंडिया को मत मेंशन करके आ जाना। यहाँ पे वो भी दे रखा है श्रीलंका। देन दिस कंट्री हैज बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री रूल। भाई ये कौन है, ये है आपका बांग्लादेश, सी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है द कंट्री हैड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो यहाँ पे दे रखा है भाई नन अदर देन नेपाल, आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसके आंसर डाल देना बी डी सी ए, ओके, बी डी सी ए और कंट्री के नाम डाल देना यहाँ। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे ये किसका सिंबल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये यूएन का सिंबल है। इससे रिलेटेड यहाँ पे चीजें पूछिए, देखते हैं। पहला बोल रहा था अबाव लोगो इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। अभी जस्ट मैंने आपको बताया क्या है वो, यूनाइटेड नेशन। उसके बाद व्हाट डज द अबाव लोगो सिंबलाइज। तो इसका क्या सिंबल है यहाँ पे, तो ये है वर्ल्ड की पीस और प्रोस्पेरिटी को मेंटेन रखना, ओके, आंसर ए इज करेक्ट। देन व्हाट इज वन ऑफ द सजेस्टेड क्राइटेरिया फॉर अ न्यू सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर। तो यहाँ पे एक नया जो क्राइटेरिया ऐड हुआ है, मतलब एक ऐसा क्राइटेरिया आप बता दीजिए जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बनने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अ बिग नेशन इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन, यही सबसे ज्यादा जरूरी है भाई, एक बड़ा नेशन होना चाहिए और उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से। अ कंट्री विद रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन, ये ऐसा नहीं है। अ कंट्री विद स्मॉल, अब देखो आपको बताना है कि इंडिया जो है कितनी कंडीशंस को कंप्लीट करता है इसके क्राइटेरिया में, ठीक है। वैसे हम बड़ा नेशन भी है, हमारा बड़ी पॉपुलेशन तो पूछो ही मत, पॉपुलेशन तो। देन व्हाट वाज वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें आपको डालना है कि भाई मेन काम क्या है इसका, तो टू प्रिवेंट द इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड फैसिलिटेट कोऑपरेशन अमंग द स्टेट। इसीलिए यूएन को बनाया गया था, ठीक है, कि ताकि वो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह जो हैं उनको रेडिकेट किया जा सके। देन देखेंगे सेक्शन ई पे। तो यहाँ पे भी आपके 6 मार्क्स क्वेश्चन आंसर्स पूछ रहा है स्टूडेंट। पहला है मेंशन द लिमिटेशन ऑफ यूएसएसआर दैट लेड टू इट्स डिसइंटीग्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसकी इकोनॉमी, उसकी पॉलिटिकल सिस्टम सब हिला डालता है अमेरिका, ठीक है ना। तो इसलिए डिसइंटीग्रेट हो जाता है। वैसे और भी कारण होते हैं, आपको ये आना ही चाहिए बहुत ज्यादा। एक्चुअली ये क्या कम्युनिज्म को मानता था ना, तो लोग जो है बहुत जल्दी इसमें बहक जाते हैं, मतलब उनको कैपिटलिस्ट चीजें अच्छी लगने लग जाती है। तो मेन तो यहाँ पे जनता ही है जो स्टार्ट करवाती है अपने देश का डिसइंटीग्रेशन। देन व्हाट डू यू मीन बाय द अरब स्प्रिंग। तो अरब स्प्रिंग के बारे में आपको बताना है। तो ये क्या है, कुछ कंट्रीज थे, जैसे मुस्लिम कंट्रीज थे ये, जैसे ट्यूनीशिया है, मोरक्को है, सीरिया, लीबिया, इजिप्ट एंड बहराइन करके। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी, इकोनॉमिक चीज़ें बहुत डाउन हो गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया था। तो एक यहाँ पे लहर सी होती है यहाँ पे प्रोटेस्ट की, तो उसको बोलते हैं अरब स्प्रिंग, क्योंकि अरब एरियाज में होता है। देन 28 का देखेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ इज बैलेंस ऑफ पावर अ कंपोनेंट ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, डिफरेंशिएट बिटवीन द नैरो एंड ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट आपका सिक्योरिटी से रिलेटेड है। मिलिट्री पावर अगर आपकी बड़ी रहेगी तो कोई भी आपको थ्रेट नहीं दे पाएगा,
ठीक है, तो ये सब डाल सकते हो। नैरो एंड ब्रॉड दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको डालने हैं कि आप कितना बड़ा सोच सकते हो और इसमें क्या क्या छोटा भी हो सकता है, कि छोटा इन द सेंस कि छोटी छोटी चीजें भी कितनी बड़ी हो सकती है। ठीक है, उसके नेक्स्ट है एक्सप्लेन हाउ द सिक्योरिटी चैलेंजेस फेसिंग द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका बट डिफरेंट फ्रॉम द चैलेंजेस इन यूरोप। ठीक है, तो एशिया और अफ्रीका के जो नए कंट्रीज थे उसमें हम भी आते हैं, तो ये सब डाल देना स्टूडेंट। तो इसके सारे आंसर्स मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी इस वजह से। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके आपको ना आंसर सारे पीडीएफ में मिल जाएंगे, घबराओ मत आप। ठीक है, तो आपको पूरा उसको ओपन करना है, एक टेलीग्राम चैनल पे जाना है और उसको पीडीएफ को डाउनलोड करना है, अच्छे से देखना है, पढ़ना है और अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। 29th एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स ऑफ द माइनॉरिटीज ऑफ बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो भाई इंडिया पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में डाल देना। Then what were the reasons and effect of accepting the demands of separate state of linguistic claims? क्या रीजंस थे कि भाई जो स्टेट्स हैं लिंग्विस्टिक के बेस पर अलग हो जाते हैं। एसआरसी के बारे में पूछ रहा है। एनालिसिस द पॉलिटिकल इमरजेंस ऑफ द बहुजन समाज पार्टी, है ना, तो इसके पॉलिटिकल इमरजेंस के बारे में बताना है, बहुजन समाजवादी पार्टी के बारे में, जो आज की डेट में बसपा बोलते हैं, इसको यूपी की पार्टी है। उसके बाद एसेस द इम्पैक्ट ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, तो कोलिशन गवर्नमेंट के बारे में बताना है आपको कि भाई ये कितनी लाभदायक है और कितनी हानिकारक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके ये क्वेश्चंस भी होते हैं कंप्लीट। तो मैंने कोशिश करी है मोटा मोटा आपको सब कुछ बताने की। तो आपको क्या करना है ना, इसके आंसर्स खुद लगाने हैं और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है अच्छे से। ठीक है, इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और वहाँ पे ही आपको हिस्ट्री की भी मिल जाएगी। मैं जल्द ही ज्योग्राफी के, सोशियोलॉजी के, इकोनॉमिक्स के सैम्पल पेपर भी लेकर आऊंगी। तो चैनल के साथ बने रहिए और एक लाइक तो कर दिया करो भाई, लाइक कर दो, शेयर कर दो, है ना, जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब कर दो, तो आपको कुछ फायदा ही होगा। चलो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और आप मुझे बताना कि आपको किस किस सब्जेक्ट की चाहिए, मैं जल्दी उसको लाने की कोशिश करूँ। चलो ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाय।